हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल टॉपिक इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एन इलेक्ट्रिक शॉक ऑकर्स व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विथ एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स लीडिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर बॉडी। देखिए, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के अगर गलती से कांटेक्ट में अगर आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट के वजह से वो जो पर्सन है उसके बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो अब देखते हैं कॉजेस क्या हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग फॉल्टी वायरिंग, डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, मिसहैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कॉन्टैक्ट विद पावर लाइंस। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो कब लग सकता है या कब लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए, ये कोई इसीलिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जो कॉमन कॉजेस है उसे हम लोग टारगेट करेंगे। तो देखिए, अगर फॉल्टी वायरिंग अगर है, अगर आपका जो कहीं का भी इंस्टॉलेशन हो, अगर वायरिंग अगर जो है वो अगर फॉल्टी है, प्रॉपरली अगर नहीं की हुई है, या फिर अगर फॉल्टी वायरिंग अगर है, डिजाइन प्रॉपर नहीं किया है, तो फिर उस वजह से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। या फिर देखिए, डैमेज्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो फिर देखिए, अगर वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर डैमेज है या कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर डैमेज है, तो उस वजह से भी शॉक लग सकता है। या फिर देखिए, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग, आपको जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो पावर इक्विपमेंट होते हैं या फिर जो हेवी पावर इक्विपमेंट जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं हमारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो देखिए उसकी जो बॉडी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, वो ग्राउंड होनी चाहिए पावर इक्विपमेंट की। लेकिन अगर बहुत सी बार अगर प्रॉपरली ग्राउंडिंग या अर्थिंग अगर प्रोवाइड नहीं किया गया है, और गलती से अगर इंसुलेशन फेल्योर की वजह से अगर करंट जो है वो इक्विपमेंट के कॉइल का करंट जो है वो अगर बॉडी में लीकेज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जो ऑपरेटर होगा उसे शॉक लग सकता है। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग ये प्रॉपर होना चाहिए, और अगर इम्प्रॉपर अगर है तो भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद देखिए, मिस हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अगर प्रॉपर आप हैंडल नहीं कर रहे हो, और अगर उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो अगर नहीं किया जाता है, तो वो मिस हैंडलिंग की वजह से भी शॉक लग सकता है। या फिर और कॉन्टैक्ट विद पावर लाइंस, जो इलेक्ट्रिकल के पावर लाइंस होते हैं, अगर आप उसके कांटेक्ट में अगर आ जाते हो गलती से, तो फिर आपको हेवी शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक ये लग सकता है। तो इस तरह से देखिए, हमने डेफिनेशन और जो कॉजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के वो देखे। चलो अभी हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। जो इलेक्ट्रिकल शॉक है उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल शॉक कैन कॉज इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ द सोर्स ऑफ द शॉक। देखिए, क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो अगर लगता है, तो पूरी तरीके से कंप्लीट उसके जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो सोर्स है उससे वो पर्टिकुलर पर्सन को हटाना ये काफी मुश्किल हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो सबसे पहला इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पे ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का, ये काफी डेंजरस और क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड क्या है, बर्न। देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी कैन जनरेट हीट एंड कॉज बर्न्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखिए, क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से जब कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स, एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आता है, मतलब भी अगर किसी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है। और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो करंट, वो जो फ्लो होता है उसे अपोज मिलता है, तो एक हीट जनरेट होती है ह्यूमन बॉडी में। और वो हीट के वजह से जो है वो बर्निंग जो है इंटरनली एक्सटर्नली वो होने के चांसेस रह सकते हैं। तो सेकंड इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक का ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ये क्या था, बर्न। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज क्या आ सकते हैं। सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक कैन डिस्टर्ब ब्रीदिंग एंड पोटेंशियली लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देखिए, क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उसे ब्रीदिंग के लिए दिक्कत हो सकती है, और काफी रेस्पिरेटरी इश्यूज जो है ये आ सकते हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वो पूरी तरीके से डैमेज या इश्यूज जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक शॉक। ब्रीदिंग के लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद देखिए, कार्डियक अरेस्ट। हाई वोल्टेज शॉक कैन डिस्टर्ब द हार्ट नॉर्मल रिदम एंड कॉज कार्डियक अरेस्ट। देखिए, क्या होता है, अगर
हाई वोल्टेज शॉक अगर किसी पर्सन को अगर लगता है तो उस वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है उसके जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है या जो नॉर्मल हार्ट का जो रिदम होता है वो क्या होता है, पूरे तरीके से डिस्टर्ब होता है और उस वजह से उसे हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो आ सकता है। अब देखती है लास्ट में ह्यूमन बॉडी का इफेक्ट जो है, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, यह है इंटरनल इंजुरीज। इलेक्ट्रिक शॉक कैन डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स लीडिंग टू वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। देखिए जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो वो बॉडी के जो पर्सन का जो इंटरनल बॉडी है वो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज होने के चांसेस रह सकते हैं और इस वजह से काफी डेंजरस या सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स थे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक के, जिसमें हमने देखा मसल कॉन्ट्रैक्शन, बर्न, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कार्डियक अरेस्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इंटरनल इंजुरीज। तो ये थे इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। अब देखते हैं सिवियरिटी फैक्टर्स। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक शॉक की जो सिवियरिटी है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर सकती है, तो उसमें देखिए सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं वोल्टेज। द वोल्टेज लेवल डिटरमाइंस द पोटेंशियल डेंजर ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। हायर वोल्टेजेस आर मोर लाइकली टू कॉज सिवियर इंजुरीज। देखिए जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को शॉक लगता है तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की वजह से या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स की वजह से शॉक लगा है तो वो पर्टिकुलर जगह का वोल्टेज लेवल क्या था वो डिटरमाइन करता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक की सिवियरिटी क्या होगी या डेंजर का पोटेंशियल कितना होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज्यादा सिवियरिटी जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक की या इंजुरीज की रह सकती है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं पाथवे एंड रेजिस्टेंस। द पाथवे द करंट टेक्स थ्रू द बॉडी एंड द बॉडीज रेजिस्टेंस अफेक्ट द सिवियरिटी ऑफ द शॉक। देखिए पाथवे और रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कांटेक्ट में आता है तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी में करंट फ्लो होना चाहेगा। तो बॉडी के कौन से वे से, बॉडी के कौन से ऑर्गन से या कौन से वे से, पाथ से करंट फ्लो हो रहा है बॉडी में वो, और दूसरा वो पर्टिकुलर पर्सन जिसे शॉक लग रहा है वो पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी का रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करती है सिवियरिटी जो है वो शॉक की। And the last is what? Current duration. The duration of the shock can impact the damage inflicted on the body. देखिए जब शॉक किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर लग रहा है तो उसका वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो बॉडी में या जो शॉक का ड्यूरेशन हम लोग बोल सकते हैं वो भी काफी इम्पैक्ट करता है आपके ह्यूमन बॉडी के डैमेज के ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक का। तो देखिए करंट ड्यूरेशन भी मायने रखता है, तो कितने ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो कंटिन्यू कंसिस्टेंटली हो रहा है इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, या फिर पाथवे और रेजिस्टेंस और वोल्टेज लेवल जो है, ये कुछ तीन सिवियरिटी फैक्टर जो है वो थे पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल शॉक के। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए वो देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्राउंडिंग। एंश्योर प्रॉपर ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स टू डाइवर्ट एक्सेस करंट अवे फ्रॉम यूजर्स। देखिए क्या होता है जब हम पावर इक्विपमेंट्स या फिर हेवी पावर यूजेस वाले अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली ग्राउंड या अर्थ होना चाहिए, ताकि कभी एक्सेस या फॉल्टी करंट अगर आए या बॉडी में अगर कभी करंट लीकेज हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो सके ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंडिंग ये काफी अच्छा, अर्थिंग अर्थिंग ग्राउंडिंग एक ही है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आएगा। उसके बाद देखिए इंसुलेशन। यूज इंसुलेटेड टूल्स एंड मटेरियल्स टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। अगर हमको लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी पर्सन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज कर रहा है तो उसे शॉक ना लगे, अगर हमको ऐसा लगता है तो काम करते वक्त कहीं पे भी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करते वक्त जो इंसुलेटेड टूल्स या मटेरियल्स होते हैं उसको ही यूज करना चाहिए। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कॉर्ड्स एंड आउटलेट्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड्स। देखिए हमेशा क्या करते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल के जो अप्लायंसेस होते हैं या आउटलेट पॉइंट्स होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं, उसे प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। अगर हम प्रॉपरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस अगर करेंगे प्रॉपरली पावर इक्विपमेंट का या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो हजार्ड्स रहेंगे इलेक्ट्रिकल शॉक के वो नहीं के बराबर हो सकेंगे। तो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रहना ही चाहिए और उसके लिए प्रॉपर इंस्पेक्शन होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई। वेयर अप्रोप्रिएट
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज रबर ग्लोव्स एंड सेफ्टी बूट्स व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ काम कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो या कहीं इंडस्ट्री में काम करते हो, तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि रबर ग्लोव्स हो या फिर सेफ्टी बूट्स होते हैं, उसे प्रॉपरली वेयर करना चाहिए ताकि आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सको। एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, हायर क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियंस फॉर सेफ एंड कंप्लायंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। जब हम पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियंस का ही यूज करना चाहिए या उनको ही हायर करना चाहिए काम करने के लिए या इंस्टॉलेशन के लिए, ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक से हम काफी तरीके से बच सके। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस में हमने क्या क्या देखा, ग्राउंडिंग, इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अभी हमने ये स्लाइड में कवर किए हैं। अब देखते हैं रेस्क्यूइंग समवन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो रेस्क्यू कैसा किया जाए, उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए। देखिए, सिंपल है। सबसे पहला तो रहेगा प्रायोरिटाइज पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी, एंश्योर यू आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स और द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द शॉक। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर शॉक लगता है और हमको अगर उसको रेस्क्यू करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम खुद की पहले सेफ्टी देखेंगे। मतलब ही हम डायरेक्ट कांटेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के साथ ना आए या फिर जिस वो पर्सन को शॉक लगा है उससे डायरेक्ट हम कांटेक्ट में ना आए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रेस्क्यू करने का पॉइंट है। नहीं तो हमको ही हम मतलब रेस्क्यू करने जाएंगे और हम ही अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो पहला तो प्रायोरिटाइज किसको करना है, पर्सनल सेफ्टी को करना है, खुद के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। If possible, turn off the power source or unplug the affected appliance before attempting a rescue. अगर हमको रेस्क्यू करना है किसी पर्सन को, तो देखिए, जो अफेक्टेड इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल का या जो अप्लायंस है जिसके वजह से शॉक लगा है या जो सिस्टम है, जो सिस्टम की वजह से शॉक लगा है, तो वो वहां का पहले पावर सप्लाई जो है वो ऑफ करने में हमें इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर वो पावर सप्लाई को अगर हम ऑफ कर लेते हैं तो हम काफी इजी तरीके से रेस्क्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स। यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स लाइक वुडन ब्रूम्स और रबर ग्लोव्स टू सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सोर्स। देखिए, जो पर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आया है, मतलब जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो उससे अगर हमको अगर हटाना है वो इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट से, तो क्या करना होगा, नॉन कंडक्टिव मटेरियल जैसे कि देखिए, एक वुडन की लकड़ी हो या झाड़ू हो या फिर कोई रबर ग्लोव्स हो, तो ऐसे कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल जितने भी होते हैं उनका आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो वो पर्टिकुलर पर्सन को बचाने के लिए या इलेक्ट्रिकल सोर्स के दूर हटाने के लिए। अब देखिए लास्ट में, कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस, कॉन्टैक्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इमीडिएटली फॉर प्रोफेशनल हेल्प। तो लास्ट में आपको क्या करना है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनकी अगर आपको हेल्प लेनी है, मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को जो है वो आपको इमीडिएटली क्या करना है, कांटेक्ट करना है। वो अगर रेस्क्यू करना है पर्टिकुलर पर्सन को जिसको शॉक लगा है, तो ये कुछ 4 स्टेप्स थे जिसमें पर्टिकुलर सबसे पहले हमने देखा कि पर्सनल सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी देना है, उसके बाद पावर सोर्स को ऑफ करना है, उसके बाद नॉन कंडक्टिव मटेरियल का यूज करके वो जो अफेक्टेड पर्सन है उसे वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट से हटाना है, और फिर लास्ट में हमको क्या करना है, मेडिकल असिस्टेंस के लिए ट्राई करना है। तो ये देखिए, ये रेस्क्यू जो है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए हमने रेस्क्यूइंग देखा। देखिए लास्ट में देखते हैं फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहले देखिए फर्स्ट एड में क्या करेंगे, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीदिंग। देखिए सबसे पहले असेस द पर्सन्स रिस्पॉन्सिवनेस एंड चेक इफ दे आर ब्रीदिंग। देखो, जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको शॉक लगा है, तो उसका पहले हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है कि वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या फिर उसे पर्टिकुलर ब्रीदिंग वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, परफॉर्म सीपीआर इफ नेसेसरी। अगर जरूरत लगे तो सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसैसिटेशन। मतलब हमको उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, कार्डियो पल्मोनरी रेसैसिटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, इफ द पर्सन इज अनरिस्पॉन्सिव एंड नॉट ब्रीदिंग, परफॉर्म सीपीआर अंटिल मेडिकल प्रोफेशनल्स अराइव। देखिए, जब तक मेडिकल असिस्टेंस या प्रोफेशनल्स की हेल्प आपको नहीं मिलती है, तब तक वो जो पर्सन है वो अगर पर्टिकुलर ब्रीदिंग अगर नहीं कर पा रहा है, तो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग या फिर कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन आप अगर दे सकते हो वो पर्टिकुलर पर्सन को, तो आपको काफी मतलब हेल्प मिल सकती है फर्स्ट एड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, कीप द पर्सन स्टिल।
अवॉइड मूविंग द पर्सन अननेसेसरीली एंड लेट मेडिकल प्रोफेशनल्स हैंडल द सिचुएशन। देखिए जो स्टेप है वो काफी सिंपल है। जो अफेक्टेड पर्सन है उसे अननेसेसरीली मूव कराना, ये हमने अवॉइड करना चाहिए। जब तक मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं आ जाते और सिचुएशन को हैंडल नहीं करते, तब तक वो जो अफेक्टेड पर्सन है जिसे शॉक लगा है उसको अननेसेसरीली मूविंग उनका हमको क्या करना है, रोकना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे। सबसे पहले ब्रीदिंग के लिए या रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। उसके बाद अगर जरूरत पड़े, ब्रीदिंग अगर नहीं हो पा रही है तो आप सीपीआर कर सकते हो, और लास्ट में पर्सन को क्या करना है, स्टिल रखना है एक जगह पे, अवॉइड अवॉइड करना है अननेसेसरली मूविंग के लिए। तो ये थे कुछ फर्स्ट एड से रिलेटेड पॉइंट। और लास्ट में देखिए कंक्लूजन, रिमेंबर electrical safety is crucial to prevent electric shocks. Always prioritize caution, education, and seeking professional assistance when working with or around electricity. देखिए क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल है, क्रुशियल है। अगर हमको इलेक्ट्रिक शॉक से रोकना है, प्रिवेंशन करना है तो। लेकिन ऑलवेज प्रायोरिटाइज कॉशन, एजुकेशन एंड सीकिंग प्रोफेशनल असिस्टेंस। हमको ऑलवेज क्या करना है, एजुकेट करना है लोगों को, या खुद एजुकेशन लेना है। और प्रोफेशनल असिस्टेंस जो है, हेल्प जो है प्रोफेशनल लोगों की, वो हमें ऑलवेज लेते रहना है जब हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ या इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड। विथ और अराउंड इलेक्ट्रिसिटी हम जब भी वर्क करेंगे या कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ अगर हम वर्क करते हैं या हमारा काम वो है, तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रॉपर कॉशन, एजुकेशन और प्रोफेशनल असिस्टेंस अगर हम लेंगे तो हम हमेशा क्या क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो देखिए, अगर वीडियो जो कि एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोगों ने देखा अभी, वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अगर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।